तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, विगत कुछ परीक्षाओं से लगातार देखा जा रहा है कि आयोग डीडी शर्मा से संबंधित प्रश्नों को लगातार एग्जाम में उससे प्रश्न बना रहा है। आप यूके ट्रिपल एससी का पेपर दे रहे हैं, चाहे यूके पीएससी का पेपर दे रहे हैं, दोस्तों डीडी शर्मा आज की डेट में पढ़ना अनिवार्य हो गया है। और इसी से संबंधित सीरीज को हमारे चैनल पर कुछ समय पहले शुरू किया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से वो सीरीज आगे नहीं बढ़ा पाया मैं। परंतु अब से डेली आपको डीडी शर्मा से संबंधित एक लेक्चर इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो डीडी शर्मा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर, उन सभी टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट रूप में नोट्स के रूप में बनाया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि जैसे डीडी शर्मा की किताब है, तो उसमें कोई भी टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, तो उनमें से कुछ तथ्यों को छांट करके मैंने तब ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अब यहाँ डेली डीडी शर्मा से संबंधित एक लेक्चर ज़रूर आएगा, तो आप कृपया करके इस लेक्चर को ज़रूर देखें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर डीडी शर्मा पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। परंतु दोस्तों, आज की डेट में अगर आपको कॉम्पिटिट करना है ना, अगर आपको कंपटीशन देना है या किसी को कॉम्पिटिट करना है बच्चे को, तो दोस्तों आपको डीडी शर्मा तो पढ़नी ही पड़ेगी। डीडी शर्मा पढ़े बिना आपकी जो नॉलेज है, मेरे अनुसार वो अधूरी है। तो डीडी शर्मा तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और एक चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर बिठा लीजिए बहुत अच्छे से, कि डीडी शर्मा में जो भी टॉपिक दिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने जैसे बाज बहादुर चंद पढ़ा हुआ है ना, तो मैं मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। परंतु जैसे बाज बहादुर चंद के बारे में डीडी शर्मा लिखते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही मिलेंगे आपको उसमें। तो चलिए फिर देर ना करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा, देखिए मैंने 9 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूँ इस पे, अपने चैनल पे। तो आप वो 9 लेक्चर जा करके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डीडी शर्मा से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें बात से संबंधित जो अक्षर चल रहे थे, उसमें अगला शब्द है आपका बाघा, बाघा भूत। ठीक है। तो ये उधम सिंह नगर जनपद के जो है थारुओं द्वारा पूजित एक प्रेतात्मा का रूप है। यानी ये जो बाघा भूत है, ये उधम सिंह नगर के जो थारू है ना, उनके लिए एक प्रेतात्मा का रूप है। ठीक है, बाघा भूत। सबसे प्रसिद्ध बाघा भूत बारा गांव का भरड़ा है। भरड़ा भी प्रेतात्माओं को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसे बाघ ने मार डाला था। तो ये जो भरड़ा है ना, भरड़ा जिसे ये आज बाघा भूत भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे बाघ ने मार डाला था। दुर्घटना में मृत्यु वाले लोग भूतात्मा बन जाते हैं। मतलब ऐसा डीडी शर्मा लिखते हैं कि दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो प्रेतात्मा का रूप ले लेते हैं। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं, बाजदार। तो बाजदार शब्द क्या था? बाज बहादुर चंद के समय बाजों को रखने एवं प्रशिक्षित करने वाला अधिकारी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसे दस्तूर, अगले पन्ने पर चलते हैं, दस्तूर के रूप में कुछ राजस्व मिला करता था। दस्तूर यानी टैक्स के रूप में कुछ राजस्व मिला करता था। इसके प्रदाता रुद्रचंद, यानी 1568 से 1597 ईस्वी इनका कार्यकाल था, ने तो बाजों को पालने के लिए सैन्य शास्त्र की रचना तक कर डाली थी। तो ध्यान रखना, रुद्रचंद द्वारा सैनिक शास्त्र जो है वो बाज के रख रखाव पर आधारित है, यानी उनको पालने की विधि का उसमें वर्णन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला जो शब्द है डीडी शर्मा में, वो है आपका बाजपुर। बाजपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है। ये बाज बहादुर चंद ने बसाया था, सभी को पता होगा। इसका शीतकालीन प्रशासन केंद्र था बाजपुर। ठीक है, किसका? बाज बहादुर चंद का शीतकालीन प्रशासन केंद्र जो था वो बाजपुर था। तो बाजपुर का प्राचीन नाम मुड़िया था, सभी को पता होगा। यह शहर धुमा नदी के बाएं तट पर बसा है। आजकल आयोग बहुत डीप सवाल कर रहा है, तो धुमा नदी के बाएं तट पर की जगह दाएं तट पर लिख देगा वो। तो ध्यान रखना, ये जो बाजपुर शहर है, ये धुमा नदी के बाएं तट पर बसा है। बाज बहादुर चंद आलमगीर की शरण में 1665 ईस्वी में पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप दिमाग में रखना कि ये मुगल बादशाह आलमगीर, यानी आलमगीर किसका उपनाम है या किसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। ठीक है, तो ध्यान रखना, औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। तो इसकी शरण में 1665 ईस्वी में पहुंचा था। अगला है हमारा बाज बहादुर चंद। चंद राजवंश का काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ है। ठीक है। नीलू गोसाई का पुत्र है ये। ठीक है। धर्माधर त्रिपाठी के घर इसका पालन पोषण हुआ। धर्माधर त्रिपाठी के यहाँ हुआ है इसका लालन पोषण। ठीक है।
देखिए, विजयचंद राजा था जिसकी हत्या इसके सहयोगियों सुखराम कार्की, पीरू गुसाई तथा विनायक भट्ट ने कर दी थी। ठीक है, अभी ये राजा कैसे बना उसका उल्लेख इसमें किया जा रहा है कि विजयचंद उस समय राजा था जिसकी हत्या उसके सहायकों ने ही कर दी थी। ठीक है, विजयचंद नीलू गोसाई का भतीजा था। विजयचंद जो था नीलू गोसाई का भतीजा था, और ये नीलू गोसाई का क्या था, हमने ऊपर पढ़ा है, ये पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या है। विजयचंद के बाद सत्ता पर त्रिमलचंद बैठा। विजयचंद के बाद जब इसकी हत्या कर दी गई तो उसके बाद सत्ता पर त्रिमलचंद बैठा, और त्रिमलचंद ने बाद में बाजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इसको शॉर्ट में बाज बहादुर चंद को बाजा भी कहते हैं। ठीक है, प्यार से इसको बाजा कह के पुकारते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने शाहजहां की सेना में भर्ती होकर काबुल व कांधार के युद्धों में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना, भले ही ऊपर के पॉइंट आप याद रखें या ना रखें, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाज बहादुर चंद के विषय में। ठीक है, इसने कठैतियों से तराई के क्षेत्र को मुक्त कराया था और बाजपुर शहर बसाया। कठैत जो समुदाय था या कठैत जो कास्ट थी, उनका बाजपुर के जो क्षेत्र में काफ़ी प्रभुत्व हुआ करता था उस समय। तो इसने कठैतियों से तराई मुक्त कराया था और बाजपुर शहर बसाया था। ठीक है, उद्धोत चंद इसका पुत्र था, और पिनाथ का शिवालय व भीमताल का भीमेश्वर महादेव मंदिर इसने ही बनाया था। ध्यान रखना, पिनाथ का शिवालय और भीमताल का भीमेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, इसी बाज बहादुर चंद ने बनाया था। अगला पॉइंट है, स्मृति कौस्तुभ के रचयिता महाराष्ट्रीय पंडित कवि अनंत देव इन्हीं के समय यहाँ रहे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जो अगला शब्द है डी शर्मा में, वो है हमारा बाजित्री। तो बाजित्री क्या है, तो देखिए, बाजित्री यानी लोक वाद्यों, ढोल, दमाऊं, तुरही, रणसिंघा व नगाड़ा वादकों को बाजित्री यानी बागजी कहते हैं। तो बाजित्री भी कहते हैं इनको, और बागजी भी इनको कहा जाता है। रवाई जौनपुर में, जौनसार बाबर में झुमरिया कहा जाता है, यानी इन क्षेत्रों में इसको झुमरिया कहा जाता है। ध्यान रखना। औजिया बागजी जनजाति के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। किसी भी प्रकार के जो है पर्व होते हैं या पुत्र प्राप्ति होती है तो वहाँ ये गीत गाते हैं और अन्न धन वस्त्र बदले में वो प्राप्त करते हैं। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो उसी से संबंधित ये शब्दावली है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बाटा। बाटा क्या है, जौनसार के खसों में प्रचलित है। ये जो शब्दावली है जौनसार के खसों में प्रचलित है, और पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देना ही बाटा कहलाता है। ठीक है, जौनसार कहाँ है हमारा, जौनसार आपको पता है देहरादून का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए, बाड़ाहाट। बाड़ाहाट यानी आज का उत्तरकाशी। तो हूण देश से होने वाले स्वर्ण चूर्ण, सुहागा, कस्तूरी, चंवर के दोनों ओर से व्यापारियों के लिए एक व्यवसाय स्थल यानी मंडी हुआ करता था। उस समय के व्यापारियों के लिए बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी का क्षेत्र एक बड़ी मंडी के रूप में फेमस था। और ये हूण देश यानी जो बाहर के देश थे, स्वर्ण चूर्ण, सुहागा, कस्तूरी, चंवर, यानी ये सारे वहाँ के व्यापारियों से संबंधित मतलब यहाँ के ये व्यापारी हुआ करते थे, और बाड़ाहाट में ये अपना कारोबार किया करते थे उस समय। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नाग शासकों की कभी ये राजधानी रहा है। ठीक है, भारत तिब्बत व्यापार के समय इसका नाम, भारत तिब्बत व्यापार के समय इसका नाम बाड़ाहाट या बड़ा हाट यानी बड़ा बाजार के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि यह एक व्यापारिक केंद्र था। और व्यापारिक केंद्र भी मैंने आपको बता दिया कि हूण देश से संबंधित जो व्यापारी थे, जो कि जिनका संबंध यहाँ से था, देखिए आप कहाँ, स्वर्णचूर्ण, सुहागा, कस्तूरी, चंवर, यहाँ से जो व्यापारी आते थे वो यहाँ व्यापार करने के लिए पहुँचते थे। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 4वीं सदी से 12वीं सदी तक यहाँ नागवंशी शासकों का शासन था। बाड़ाहाट में यानी उत्तरकाशी में 4th सदी से लेकर के 12th सदी तक नागवंशी शासकों का शासन था। इसका प्रमाण क्या है, यहाँ गणेश्वर नाग के पुत्र श्री गुहा नाग का विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थापित 24 फीट ऊंचा त्रिशूल अभिलेख है। ये जो त्रिशूल अभिलेख है 6वीं 7वीं शताब्दी का है, और शंख लिपि में इसमें जो लेख वो उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, शंख लिपि में लिखे गए हैं, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। 1193 में नेपाल के मल्ल शासक अशोक चल का अभिलेख 12वीं शताब्दी में यहाँ पर उसके शासन की पुष्टि करता है। तो कभी नेपाली शासक अशोक चल भी बाड़ाहाट के क्षेत्र में आया होगा, तो जो उसका एक अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ उसके शासन की पुष्टि होती है इससे। और परशुराम की तपस्या स्थल होने के कारण यहाँ सौम्य काशी भी कहलाता है।
और सौम्यकाशी यानी उत्तरकाशी तो वरुणा प्लस असी गंगा के संगम पर, यानी सौम्यकाशी वरुणा प्लस असी गंगा के संगम पर अवस्थित है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। और परशुराम की तपस्या स्थली थी यहाँ, इसलिए इसको सौम्यकाशी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला। स्कंद पुराण में इसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इसे मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मणिकर्णिका घाट भी यही है। विश्वनाथ मंदिर को 1033 ईस्वी में यवन शासक नियल्तगीन द्वारा ध्वस्त किया गया था। ये पॉइंट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। देखिए डीडी शर्मा की किताब में आपको मिला है और आयोग यहीं से सवाल बना देगा, तो इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है डीडी शर्मा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो सुदर्शन शाह ने 1857 ईस्वी में कराया था, तो खैर सभी को पता होगा। यहाँ ब्रह्माकुंड व तीर्थ कुंड हैं जिन्हें पाप विमोचन तीर्थ भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा शब्द आ जाता है डीडी शर्मा में वो है बाड़ेवाला या बड़ोवाला, जिसे हम जगतग्राम भी कहते हैं। ये देहरादून के कालसी में अवस्थित है। 1953-54 में युगशैल वंश के शीलवर्मन नामक राजा के चौथे अश्वमेध यज्ञ से संबंधित ईंटें यहाँ निकली थी। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल अभिलेख में जिस प्रथम सेनवर्मन का मतलब सेनवर्मन का नाम मिलता है, संभवतः वह राजा शीलवर्मन ही था, ऐसा डीडी शर्मा लिखते हैं। ईश्वरा को सिंहपुर की राजकुमारी बताया जाता है। लाखामंडल मंदिर से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं या जो शिलालेख मिलते हैं वो राजकुमारी ईश्वरा के थे, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि युगशैल वंश के जो राजा थे शीलवर्मन, उनके चौथे अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जो ईंटें हैं वो जगतग्राम से प्राप्त होती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए अगला पॉइंट। अगला जो शब्द है डीडी शर्मा का वो है आपका बाणासुर। तो बाणासुर चंपावत के सुई गांव को बाणासुर की राजधानी शोणितपुर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, बाणासुर का किला सबने पढ़ा है, चंपावत में है, परंतु यहाँ जो सुई गांव है सुई गांव, उसको बाणासुर की राजधानी शोणितपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शोणितपुरी सरिता लोहावती है, यानी जो शोणितपुर है, शोणितपुर आपका जो इसकी राजधानी थी बाणासुर की, उसके समीप लोहावती नदी बहती है। तो ध्यान रखना, चंपावत भी जो लोहावती नदी के तट पर ही बसा हुआ एक शहर है। इसका संबंध श्री कृष्ण व बाणासुर के बीच हुए युद्ध से प्रवाहित होने से है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्री कृष्ण एवं बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था, तो उससे जो रक्त बहा, तो उससे हमारी जो लोहावती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, युद्ध से प्रवाहित होने से लिखा है ना डीडी शर्मा ने इसमें, तो इसको आप ध्यान रखना कि शोणितपुरी जो है बाणासुर की जो है राजधानी है और सुई गांव में है। ऊखीमठ को बाणासुर की पुत्री उषा व श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का जन्म स्थल भी समझा जाता है। ऊखीमठ का है रुद्रप्रयाग में, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ बाणासुर की पुत्री उषा व श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का जन्म स्थान इसको माना जाता है, ऊखीमठ को। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बादी। अगला शब्द है डीडी शर्मा का बादी। तो गायन वादन की पेशेवर जाति है बादी, आप जानते हैं। हिमालय के गंधर्व उपनाम से इनको जाना जाता है। लांग व बेड़ावर्त जैसे अनुष्ठानों से इनका संबंध है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, बादी। अगला है बाणनी वृंदा देवी। तो ये जो इनका मंदिर है बाणनी या वृंदा देवी का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा जनपद में है, इसको आप ध्यान रखें, नोट कर लेना। ठीक है, अगला शब्द है हमारा बाना। तो कुमाऊं की तांत्रिक प्रक्रिया का एक रूप है बाना। ठीक है, 12 अधिकारी। चंद शासक त्रिमल चंद, जिसका कार्यकाल 1625 से 1638 ईस्वी द्वारा 4 आलों में विभक्त राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिन 12 वर्गों यानी जातियों के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, उन्हें 12 अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, तो 12 अधिकारी चंद शासक त्रिमल चंद द्वारा जो 4 आलों में विभक्त राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 12 जातियों यानी के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, उन्हें 12 अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, 12 नाम वैरागी। ये गुरु गोरखनाथ के जो है अनुयायी हुए। ठीक है, 12 भागों में ये विभक्त हैं और नमो शिवाय इनका पारंपरिक अभिवादन है। चलिए अगला पढ़ते हैं शब्द बालचन। जोहरियों में पूजित लोक देवता है। जोहार कहाँ है?
जोहार आपका पिथौरागढ़ या जो बागेश्वर का क्षेत्र है ये कहलाता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है, जोहार घाटी, आई थिंक जोहार घाटी पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। नेपाल से कुमाऊं आया था, एक देवता है, ठीक है, जो कि नेपाल से कुमाऊं आए थे, बालचंद देवता, जौहरियों में पूजित हैं ये। अगला पढ़ते हैं बालासुंदरी देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालासुंदरी देवी जो है देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है बालासुंदरी देवी। कहते हैं कि जो बालासुंदरी देवी के मंदिर का निर्माण था वो औरंगजेब ने कराया था। चैती मंदिर भी इसको बोला जाता है। ये बोक्साओं की ईष्ट देवी है। नवविवाहित जोड़े यहाँ शादी के बाद आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। काशीपुर यानी उधम सिंह नगर जनपद में है, ठीक है। और मुगल शैली में निर्मित है। ये जो मंदिर है ये मुगल शैली में निर्मित है। कहते हैं यहाँ देवी की दाई भुजा गिरी थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही डीडी शर्मा में। और ये दूसरा पार्ट है से संबंधित अक्षरों का। अब इसका जो तीसरा पार्ट है दोस्तों वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो कृपया करके ज़रूर से इस चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको भेजें, क्योंकि डीडी शर्मा के जो शॉर्ट नोट्स हैं ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, बहुत खुशी मिलती है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।